हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया बैच जो बच्चे नीट 2024 में देने वाले हैं और वो काफ़ी सीरियस हैं, उनके सिलेबस मैं मानता हूँ कि ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर जो बच्चे अपने सिलेबस को ख़त्म कर चुके हैं, नीट के जो सिलेबस है उसको ख़त्म कर चुके हैं, यानी वो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो काफ़ी सीरियस हैं, तो उनके लिए मैं ये जो किताब है, जो MTG की किताब आती है और ये 35 इयर्स का है, चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज इसकी डिस्कशन और सलूशन है। जो क्वेश्चन है 1988 मतलब कि 1988 से लेकर और 2022 तक है, तो 2022 तक है और एक और पेपर हो गया 2023। तो 2023 का जो पेपर है वो मेरे पास है पर इस किताब में नहीं है, क्योंकि ये किताब 1 साल पुरानी हो गई अगर देखा जाए तो। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास एक सिंपल मोबाइल है और ये पेन है और आपके सामने ये बोर्ड है, क्लियर। तो इस पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो काफ़ी समय लगेगा, बात समझे। फिर उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, फिर तो हम क्या करते हैं कि आपसे गुजारिश है कि इस किताब को आप खरीद लें। ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, 450 इसका चार्ज है। मैं मानता हूँ कि आपको कम से कम 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास हो सकता है डिस्काउंट मिले, क्योंकि मैं ये खरीदा नहीं हूँ, मैं इसको मंगवाया हूँ, तो कितना में लाया मुझे नहीं पता, पर मैं मानता हूँ कि 450 इसका प्राइस है। मान लो 400 में मिलेगा, तो आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये किताब बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नीट के जो क्वेश्चन होते हैं उनके स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। अब बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हुआ रहता है तो बोलता है कि फिजिक्स बड़ी कठिन था या केमिस्ट्री बहुत कठिन थी, कुछ ऐसी बातें बोलेगा ज़रूर एग्जाम में। हर एग्जाम में ऐसी बातें बोलने को मिलती है। ज़्यादातर सुनने को ये मिलती है कि फिजिक्स बहुत हार्ड था या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत हार्ड था या फिजिकल केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही थी, ऐसे वर्ड्स सुनने को आता है। तो इस किताब को बनाने से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमको किस दुनिया में रहना है, क्योंकि आपके पास आजकल कोचिंग बहुत ज़्यादा है, तो मॉड्यूल इतने स्टैंडर्ड लोग बना रहे हैं, मॉड्यूल अपने अपने कोचिंग के हिसाब से सब बना रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं, इससे बच्चों की काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा सवाल वही हो सकता है जो 2022 में आया है, जो 2020 में आया, जो 18 में आया, 19 में आया, 21 में आया या 2023 में आया, उससे बेटर क्वेश्चन क्या हो सकता है नीट के लिए। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो है, अगर आपको देखा जाए 1988 से लेकर 2022 तक, तो लगभग आपको कितना हो रहा है, 35 ईयर्स हो रहे हैं। तो 35 ईयर्स का अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, लगभग मान लीजिए 45 क्वेश्चन एक साल में आपको मिल रहा है। एक साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको 45 मिल रहा है और 35 ईयर्स की बात हो रही है ना। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, है कि नहीं, बात समझ गए इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग सलूशन कर रहे हैं, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, काफ़ी अच्छा से ये समझेंगे। ये हम बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आया है, कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा और ये किस तरह से बनेगा। लेकिन एक काम हम नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको हम इस पे उतारेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा। एक वीडियो बनाने के लिए हमको काफ़ी समय देना पड़ेगा। तो आज ही से मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपको पता है एक फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड से आपको क्वेश्चन नहीं आता, NCERT में है तो कोई क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं फिजिकल वर्ड से। तो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 इसको नाम देते हैं और इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन पहले मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा, उसके बाद मैं इसको सलूशन कर दूंगा। क्वेश्चन है इसमें, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
तो आप नाम सुने होंगे, थर्मल कंडक्टिविटी का नाम सुने होंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। ये किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी। अब देखो यार, थर्मल कंडक्टिविटी ये जो है ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मतलब कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज है जो हीट को बहाने में काफ़ी सुविधा पहुंचाता है। अगर ज़्यादा कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब इस फार्मूला कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आ रहा है, हीट से आ रहा है। हीट एक चैप्टर है, आपको पढ़ना है, हीट उसी से आ रहा है। और इसका सिंबल जो होता है के होता है। तो फार्मूला कहाँ से आता है, फार्मूला आता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बटे एल। यहाँ से फार्मूला आ गया, फार्मूला यहाँ से आया है। ओके, अब हमको के का यूनिट निकालना है। क्या निकालना बच्चों, के का यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होगा, हीट है तो ये जूल हो गया, ये हीट है तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल। और टाइम है तो सेकेंड। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डेल्टा क्यू तो चार्ज है। नहीं भाई, चार्ज नहीं है, हीट है। क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं भाई, हीट चैप्टर की बात कर रहे हैं। चार्ज कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू को लिख दिया मैंने जूल और डेल्टा टी को लिख दिया मैंने सेकेंड, कोई डाउट नहीं। और हमको क्या करना है, हमको इसी का यूनिट लिखना है, इसका यूनिट। और इसका हो गया क्या, एरिया है तो इसका मीटर स्क्वायर, ये एरिया है याद रखना। ये क्या है भाई, मीटर, क्लियर है। और ये क्या हो गया, इसको हो गया केल्विन, तो इसको केल्विन पढ़ते हैं। इसको स्मॉल के दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, और इसको कैपिटल के दे दीजिए तो ये केल्विन हो गया, के फॉर केल्विन, क्लियर। तो हमको ये मिल गया क्या, ऐसे जूल डिवाइडेड बटे सेकेंड, जूल डिवाइडेड बटे सेकेंड। एक मीटर से एक मीटर कट जा रहा है तो नीचे में आएगा क्या, मीटर आएगा, और क्या आएगा बच्चों, केल्विन। तो ये भी यूनिट हो सकता है, यूनिट क्या हो सकती है, ये भी यूनिट हो सकती है। कैसे भाई, कि यहाँ पर जूल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड हो गया, मीटर हो गया और केल्विन हो गया, ये भी चलेगा। और यहाँ पर देखो भाई, ये देखो जूल हो गया, सेकेंड -1 हो गया, मीटर -1 हो गया और केल्विन -1 हो गया, ये भी चलेगा। लेकिन देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ वैल्यू वाट में दिया हुआ है और कुछ वैल्यू जूल में दिया हुआ है। 2 ऑप्शन वाट में है और 2 ऑप्शन जूल में है। तो आपको पता है ना कि जूल बटे जो टाइम होता है वो वाट होता है कि नहीं। हीट बटे टाइम क्या होता है, पावर। हीट बटे टाइम क्या होता है, पावर। तो पावर की यूनिट क्या होगा, वाट। तो अब यहाँ पर देखना है, पहला जो ऑप्शन है वो वाट मीटर -1 केल्विन -1 है, पहला ऑप्शन है वाट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के स्टार देकर इज इक्वल टू जूल डिवाइडेड बटे सेकेंड, मीटर -1 केल्विन -1। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको पढ़ते हैं वाट, वाट पढ़ते हैं। इसका सिंबल क्या हो गया, बड़ा वाला W। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वाट मीटर -1 और केल्विन -1। ये हो गया क्या आपको, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। इसको क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। और ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्या आपको ये सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? अगर आप ये किताब खरीद के रखे हैं तब, अगर ये किताब आप खरीद लेते हैं तो आपको क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। और एक एक करके आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। दूसरी क्वेश्चन भी यूनिट से ही है, तीसरी क्वेश्चन भी क्या है, यूनिट से है। मतलब कि हम अभी जो बात कर रहे हैं फिजिक्स में कितने यूनिट से क्वेश्चन आए हैं। तो क्या ये कठिन क्वेश्चन है? अगर नीट में ये क्वेश्चन पूछता है तो क्या आपसे ये बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसमें क्या है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो नीट से रिलेटेड हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन हम पढ़ के आपको समझाते हैं। सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप जवाब ज़्यादा चांस है कि आप दे देंगे।
कह रहा है द डैम्पिंग फोर्स, मतलब एक फोर्स है जो डैम्पिंग नाम दिया गया है। डैम्पिंग फोर्स का मतलब होता है कि हर इंस्टेंट पर उसकी जो मोशन हो रही होगी पार्टिकल का वो घटेगी। क्लियर है? डैम्पिंग फोर्स ऑन अ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का मतलब होता है जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया या अप डाउन जो भी मोशन करता है उसको हम लोग ऑसिलेटर का नाम दे देते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मतलब कहना कि मतलब ये है कि एक कोई फोर्स है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है। इन्होंने कहा, मैंने ऐसा कर दिया। ओके, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। आपको ये पता है कि कोई क्वांटिटी अगर किसी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, ये आपको मालूम है। उसी कांस्टेंट का ये यूनिट्स ढूंढ रहा है, कह रहा है कि उस कांस्टेंट का यूनिट्स क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो अब ये आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आप कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिल सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है ना। मैं ये लिखते चलूँगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आया है, जिसको हम लोग एसएचएम नाम देते हैं। कहीं कहीं पे ओसिलेशन भी इसका नाम दिया जाता है, ओसिलेशन। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसका ओसिलेशन नाम से ये चलता है चैप्टर। और एससी वर्मा सर की अगर किताब को देखेंगे तो वहाँ पर ये सिंपल हार्मोनिक के नाम से चलता है, मतलब कि एसएचएम के नाम से चलता है। तो अब ये समानुपाती हटा रहे बच्चों, तो कोई एक कांस्टेंट दे दो, के कांस्टेंट दे दो, है ना, और नहीं तो कोई भी कांस्टेंट दे दो, एफ इजिकल टू सी कांस्टेंट दे दो, कुछ भी कांस्टेंट दे दो। तो कह रहा है कि इसी कांस्टेंट का आप क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। तो k इजिकल टू क्या होगा, एफ बटे भी होगा। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन क्या है, तो कौन क्या है कह ही रहा है, सवाल में ही कह रहा है कि एफ क्या है, फोर्स है, अभी क्या है, स्पीड है। ये सवाल में ही कह रहा है कि एफ क्या है बच्चों, फोर्स है, और भी क्या है, स्पीड है। ये क्वेश्चन में कहा है। और के क्या है, के क्या है भाई, कांस्टेंट है। के जो है उसका नाम कांस्टेंट दे दिया। ओके, तो अब कांस्टेंट में अब अगर आप यूनिट लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन। इसका लिखेंगे न्यूटन। इसको क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे फिर, न्यूटन सेकेंड अब मीटर। अब समझना ये है कि आपका जो यूनिट दिया हुआ है ऑप्शन में वो न्यूटन में है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऑप्शन कोई भी न्यूटन में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम न्यूटन को चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मास में चेंज करेंगे। न्यूटन को मास में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं आप जरा देखिए। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन से ही। बचपन से मतलब नाइन्थ से ही आपका बचपन शुरू है। तो F बराबर ma है, तो F इजिकल टू इसको क्या लिखते हैं, मास को kg लिखते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। अब इस फोर्स का जो हमने यहाँ पर लिखा है इसका क्या नाम है, न्यूटन। तो न्यूटन के बदले क्या लिखेंगे, kg लिखेंगे, मीटर लिखेंगे और सेकेंड का स्क्वायर लिखेंगे। kg मीटर सेकेंड का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि k को देखोगे, न्यूटन की जगह पर क्या लिखते हैं, न्यूटन की जगह पर लिखते हैं kg, उस पर लिखते हैं मीटर और फिर क्या लिखते हैं, सेकेंड का स्क्वायर। ये तो हो गया न्यूटन की जगह पर। अब पहले से क्या था, सेकेंड था, और नीचे में क्या था, मीटर था। तो ऐसा हो गया। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मिल गया क्या हमको, kg मिला। क्या मिला बच्चों, kg। तो यहाँ पर क्या हो गया, kg और सेकेंड माइनस, समझ में आया, kg और सेकेंड माइनस 1। तो अब इसमें आपको देखना होगा कि kg सेकेंड माइनस 1 है या नहीं। तो ऑप्शन पहला है वो है kg मीटर सेकेंड माइनस 1, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है kg मीटर सेकेंड माइनस 2, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है kg सेकेंड माइनस 1, तो ये आंसर होगा। तो यानी आंसर कौन होगा, सी। अब ये मत किया कि ये भी कि ये कि एक है, नहीं,
ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू था। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपने काफ़ी अच्छा से समझा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 का। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले तो आपको ये चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि 12th की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सबसे पहली बात देखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं। फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग ऐसे नाम देते हैं ऑप्शनल नॉट, ऐसे इस तरह से लिखते हैं। इस सिंबल का नाम है ऑप्शनल नॉट, NOUGHT। नॉट को हम लोग जीरो पढ़ते हैं, जीरो का मतलब नॉट होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉट का मतलब NOT नहीं है, NOUGHT है। ऑप्शनल नॉट है, सब ग्रीक वर्ड्स है, दूसरे देशों का ये वर्ड्स है जिसको हम लोग यहाँ पर सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब बात यहाँ पर ये हुई कि ये फार्मूला कहाँ से आएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये 12th का जो चैप्टर है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी में से आएगा बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है जिसमें हम लोग को पढ़ना रहता है कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से उसको हम लोग भी जानते हैं कि दो चार्ज के बीच कैसे आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पर लिखते हैं क्या, F इजिकल टू, ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट इंटू Q का स्क्वायर और D का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर बात ये है कि अगर थोड़ा भी अगर आप जानकारी रखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो वहाँ पर ये आप पढ़ते हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन की अगर थोड़ा भी आपके पास जानकारी है तो आप वहाँ पर ये पढ़ते होंगे कि ये एक नंबर है और नंबर का यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। एंड डायमेंशन, अगर मैं बात करूँ कि डायमेंशन भी, तो उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, नो यूनिट एंड डायमेंशन। न उसकी यूनिट होती है न उसकी डायमेंशन होती है। तो फिलहाल हम बात इसकी करने वाले हैं। तो अब ये हो गया ऑप्शनल नॉट इजिकल टू Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F इंटू D का स्क्वायर। तो अब ये देखना है कि क्या हमको ये यूनिट हमको मालूम है इसका, तो हमको क्या करेंगे, इसका लिखेंगे क्या, कूलम्ब का स्क्वायर, दिस इज द कूलम्ब स्क्वायर, दिस इज द कूलम्ब स्क्वायर, दिस इज द न्यूटन, दिस मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2, ये रिजल्ट है। अब सवाल ये है कि ये देखना है कि ऑप्शन इस रूप में है कि नहीं। आपको पता है कि इसको हम लोग करंट और टाइम के रूप में लिख सकते हैं, मतलब एम्पियर और सेकंड के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग मास, टाइम और लेंथ के रूप में लिख सकते हैं। इसको तो हम लोग किसी रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आप ब्रेक नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसे ही रहेगी, तो मीटर का मीटर रहेगी। तो देखना ये है कि इसमें ऑप्शन है या नहीं। अगर कूलम्ब, न्यूटन और मीटर, कूलम्ब, न्यूटन और मीटर में अगर और ऑप्शन है तो हम जो बनाए हैं वो उतना ही रहने देना है। अगर दूसरे रूप में है तो आप इसको कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे। तो ऑप्शन में आपको पढ़ के समझा देता हूँ। ऑप्शन ए में है कूलम्ब बटे न्यूटन मीटर। तो देखिए कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन पहला जो है वो है क्या, कूलम्ब बटे न्यूटन मीटर। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं।
दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटे कूलम्ब स्क्वायर, तो उल्टा ये लिख दिया है, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कूलम्ब स्क्वायर अब बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो देखिए कूलम्ब स्क्वायर है और न्यूटन मीटर स्क्वायर है, लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि ये सिंबल में नहीं लिखा है, मतलब ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कूलम्ब, इसका क्या लिखा है बच्चों स्क्वायर, और डिवाइडेड बटे यहाँ पर लिखा है न्यूटन, न्यूटन लिखा है, और फिर क्या लिखा है मीटर, इसका स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, याद रखें ये माइनस नहीं है, न्यूटन माइनस मीटर का स्क्वायर, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि आप न्यूटन में से मीटर को घटा देते हैं, यानी फोर्स में से आप लेंथ को घटा नहीं सकते, ये असंभव चीज़ है, ये इस तरह से यूनिट में लिखा जाता है। तो ऑप्शन ये है, और ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये समझ में आया आपको? ओके, तो ये जो क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन था, ये किससे था क्वेश्चन, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, यूनिट से रिलेटेड। तो अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो है आपको मेजरमेंट से क्वेश्चन है। तो मेजरमेंट में आपने पढ़ा होगा, लिस्ट काउंट करके पढ़ा होगा, वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा, स्क्रू गेज पढ़ा होगा, ये सभी के सभी जो है इंस्ट्रूमेंट हैं, जो बहुत ही छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम लोग लंबाई को मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग when used to measure the diameter of the wire। तो इसका मेन स्केल रीडिंग जो है बच्चों, मेन स्केल रीडिंग जिसको आप अक्सर MSR बोलते हैं रीडिंग, वो है आपको 0 है, इसका मेन स्केल रीडिंग ही 0 mm दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ते हैं MSR, मेन स्केल रीडिंग इसका नाम होता है, बड़ा होता है। सर्कुलर स्केल जो डिवीजन है इस पर, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है आपको 52 मिलीमीटर ऐसे दिया हुआ है। ओके, गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउ इसको लिखते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन, इसका नाम है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कि मेन स्केल 100 डिवीजन, मतलब कि एन जो है, एन यहाँ पर 100 दिया हुआ है, ये नंबर होता है, और मेन स्केल जो है इसका दिया हुआ है वो है आपको 1 पिच, यहाँ पर है पिच, इसको बोलते हैं 1 mm बोलते हैं। एक सर्कुलर स्केल होता है जिसको आपसे लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, लेंथ अक्सर मेजरमेंट करते हैं। तो लिस्ट काउंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट काउंट। देखो भाई, लिस्ट काउंट पहले तो हम लोग डायमीटर बाद में निकालेंगे, सबसे पहला हम लोग काम करते हैं लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो लिस्ट काउंट यहाँ पर क्या है ये पहले देख लो। लिस्ट काउंट जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट इजकल टू पिच डिवाइडेड बटे नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहां पर क्या करेंगे, लिस्ट काउंट, ये लिस्ट काउंट है, पूरा लिख लो भाई, लिस्ट काउंट मतलब कि LC इजिकल टू पिच, पिच को हम लोग P सिंबल दे दिए और इसको दे दिए N। तो लिस्ट काउंट इजिकल टू जो होगा बच्चों वो होगा 1 mm डिवाइडेड बटे 100, है ना। तो ये क्या हो गया 0.0 है ना 1, 0.01 mm आ गया लिस्ट काउंट। अब यहाँ पर एक डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है
जिसको आपको याद रखना होगा कि डायमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। डायमीटर अगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ऐसे कैलकुलेट की जाती है। ये क्या है बाबू, ये है स्क्रू गेज, है ना भाई, स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज क्या है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, लंबाई मापने के लिए बहुत छोटा, एक छोटे छोटे लेंथ को मेजरमेंट करता है, बहुत छोटा लेंथ को कैलकुलेट कर लेता है। कौन? वर्नियर कैलिपर्स। उससे भी छोटा लेंथ को कौन करता है? स्क्रू गेज कैलकुलेट करता है। तो हमको क्या चाहिए था? डायमीटर कैलकुलेट करना चाहिए था। डायमीटर, कोई नट है या कोई बारीकी सी होल है, उसकी डायमीटर कैलकुलेट करनी है। तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग तो आपको 0 दे दिया बच्चों, क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, एरर इन मेजरमेंट से ये क्वेश्चन है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो दिया हुआ 52 दिया हुआ, देख रहे हैं ना, प्लस 52 दिया हुआ है, ओके 52। आपको लिस्ट काउंट जो दिया हुआ है, लिस्ट काउंट वो दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.52 mm हो जाएगी, समझ में, मिलीमीटर हो जाएगी। तो ये हो गया डायमीटर। अब इसमें देखना है कि आपको आंसर जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि मिलीमीटर में दिया हुआ है, ये चेक करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पहला में लिखा हुआ है कि 0.0, सब में सेंटीमीटर है, पहला बात तो आपको है कि सब में सेंटीमीटर है, तो आपको इसको सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो ओ आर और ऐसे लिख सकते हैं 0.052 सेंटीमीटर होगा। तो पहला ऑप्शन है कि 0.052 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन में है 0.2 सेंटीमीटर, तो नहीं है, तो यही ऑप्शन है, तो आंसर हो गया ये। और ये क्या है भाई, आंसर में देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ए ऑप्शन सही है। क्लियर? ये जो क्वेश्चन आया है आपको, ये क्वेश्चन है आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट की जाती है पहले, उसके बाद डायमीटर कैलकुलेट की जाती है या लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अक्सर ये आपको नीट में पूछता है, इस साल तो नहीं पूछा था लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो मैं यहाँ पर डायमीटर निकाल दिया। डायमीटर निकालने का फार्मूला है, लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ रहेगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया रहेगा। यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग 0 दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, पिच इतना दिया हुआ है, नंबर डिवीजन इतना दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट बराबर पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब पिच बटे n हो गया, तो लिस्ट काउंट आ गया इतना वैल्यू जाएगा। अब इसको इसमें पुट करेंगे, रिजल्ट आएगा। ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है, याद रखेंगे। लिस्ट काउंट या डायमीटर का मेजरमेंट या वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से जो भी क्वेश्चन होता है वो फार्मूला पुटिंग होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो बच्चों, आपके पास ये किताब होनी चाहिए, तभी इसका आप फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं लिखने के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखना यहाँ पे संभव नहीं है। ये कोई एलईडी बोर्ड नहीं है कि इसमें सारे चीज़ हम सॉफ्टवेयर के द्वारा अपलोड कर दें, ऐसा नहीं है। ये एक बोर्ड है, बोर्ड को मैं लिख कर आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी समझने की कोशिश करें। क्लियर? अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको एरर एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्क्रू गेज है द लिस्ट काउंट, मतलब यहाँ पर लिस्ट काउंट दे दिया है ना, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ही दे दिया बच्चों। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है आपको
0.01 mm दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एंड देयर आर 50 डिविजन्स, और यहाँ पर जो डिवीजन है वो दिया हुआ है 50। ओके, इन इट इज सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो कह रहा है कि पिच क्या होगा, तो मैंने कहा आपको कि फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन। पहली बात कि ये स्क्रू गेज से क्वेश्चन आया हुआ है, जिस स्क्रू गेज से ये क्वेश्चन आपको मिला है, स्क्रू गेज। तो वहाँ पर जो पिच निकालते हैं, सॉरी लिस्ट काउंट जो निकालते हैं बच्चों, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच और डिवाइडेड बटे नंबर ऑफ डिवीजन मतलब n। तो यहाँ पर लिख देंगे लिस्ट काउंट, यहाँ पर लिखेंगे पिच डिवाइडेड बटे n। तो हमको चाहिए पिच, तो पिच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n इनटू लिस्ट काउंट। कैलकुलेट करेंगे तो n नंबर n इज इक्वल टू हो गया 50 और लिस्ट काउंट का वैल्यू होगा कितना बच्चों 0.01 mm। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 mm। अब सवाल यहाँ पर ये है कि देखना ये है कि क्या आपको mm में आंसर है, आंसर mm में है या सेंटीमीटर में है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमको समझ में बातें आएगी। तो पहला जो है वो है 0.01 mm, तो ये तो गलत है, पहला तो भाई गलत है, PITCH पिच है यहाँ पर। ओके, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन में है 0.25 mm, गलत है। तीसरा ऑप्शन है 0.5 mm, तो सी ऑप्शन है और जो करेक्ट है। सही है भाई, ये जिसके पास किताब होगा उसके अकॉर्डिंग सी होगा। अब ये नहीं कि दूसरी किताब में ढूंढना है और कहना है कि डी ऑप्शन है, ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, तो ये था स्क्रू गेज से था। अब है क्या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है आप जरा समझोगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D आर 1%, 2%, 3% एंड 4% respectively, then the maximum percentage of error in the measurement x, where x equal to, आपको दिया हुआ पहले देखो भाई, डेल्टा A डिवाइडेड बटे A इंटू 100%, ये कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। उसी तरह से डेल्टा B डिवाइडेड बटे B इंटू 100% कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है भाई, डेल्टा C डिवाइडेड बटे C इंटू 100% आपको कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। डेल्टा D डिवाइडेड बटे D इंटू 100% आपको कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। क्लियर, और बस इतना है। तो पहला में दिया है बच्चों एकदम आसानी से वैल्यू दिया है 1% दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ बच्चों 2% दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है 3% दिया हुआ है, और चौथा में दिया हुआ है 4% दिया हुआ है। अब क्या है कि x इजिकल टू a के पावर 2 है और b के पावर 1/2 है, और नीचे में लिखा हुआ है c के पावर 1/3 है और d के पावर क्या है क्यूब है। तो आपको x में आपको वैल्यूज निकालनी है, मतलब कि x का वैल्यूज निकालनी है। सपोज दैट ऐसा है कि डेल्टा x डिवाइडेड बटे x इंटू 100% ये मल्टीप्लाइकेशन है इजिकल टू व्हाट, ये सवाल है। तो आप एरर इन मेजरमेंट में इस तरह की अगर आपने क्वेश्चन देखा है या थ्योरी थोड़ा भी किया है, थोड़ा भी थ्योरी का जानकारी रखा है, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको हम डेल्टा x डिवाइडेड बटे x अगर मैं इसको लिखूँ इसको, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका पावर 2 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और a को क्या लिखेंगे बच्चों डेल्टा a डिवाइडेड बटे a लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। इसकी पावर कितनी है 1/2, तो यहाँ पर प्लस लिख कर 1/2 लिख देंगे और डेल्टा b डिवाइडेड बटे b लिख देंगे।
बहुत सारे बच्चों की समस्या ये रहती है कि अगर ये मल्टीप्लाइकेशन में है तो प्लस में कैसे लिखते हैं। तो ये आप बेसिक जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो आप अगर 12th पास हो तो आपको मैं अगर बता रहा हूँ कि अगर यहाँ प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर प्लस में लिखने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि ये ऊपर चला जाएगा तो आपको लगता होगा कि ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस होगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये c के पावर 1/3 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे यहाँ पर तो प्लस में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं ना वो मैक्सिमम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैक्सिमम की। तो इसमें भी प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और डेल्टा डी डिवाइडेड बटे डी हो जाएगा। ये समझ में आया? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए परसेंटेज। तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बटे एक्स इंटू 100%, इतना हमको चाहिए वैल्यूज। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बटे ए इंटू 100% लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 और डेल्टा बी डिवाइडेड बटे बी इंटू 100% लिखा, कोई समस्या नहीं है। प्लस 1/3 और यहाँ पर लिखा है क्या? डेल्टा सी डिवाइडेड बटे सी इंटू 100% लिखा, प्लस 3 लिखा और डेल्टा यहाँ पर डी होगा बच्चों, यहाँ डी होगा, डेल्टा डी डिवाइडेड बटे डी लिखा इंटू 100% लिखा। ओके, ये जो देख रहे हैं ना डेल्टा ए बटे ए इंटू 100% कितना दिया है? 1% दिया हुआ था। आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 1% लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो। अब प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1/2, आइए कितना है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू 2% लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 इंटू 3% लिखेंगे, प्लस अब क्या लिखेंगे? लास्ट में 4 है ना, सॉरी हाँ लास्ट में 3 है, 3 लास्ट में 3, 4 नहीं है, 3 है ना। तो लास्ट में क्या है? 3 है और यहाँ पर 4% है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और परसेंटेज में लिखेंगे 4। काफ़ी आसान है। आसान है या नहीं है? आप बताओ, आसान है भी नहीं है ना? कि 2 तो आपने लिख दिया ना भाई, 2 आपने लिखा और यहाँ पर लिखा 1%, फिर यहाँ पर लिखा क्या है? 2% लिख दिया, ये वाला क्वांटिटी, ये वाला परसेंटेज लिख दिया और 1/2 पहले से था। ये देखो ये वाला वैल्यू कितना लिखेगा? डेल्टा सी बटे सी इंटू 100%, 3% लिखा, 1/3 पहले से है। यहाँ पर 3 है और डेल्टा डी बटे डी क्या लिखा भाई? 4%, तो लिख दिया आपने। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 2%, अब प्लस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1%, फिर क्या होगा? 1%, अब फिर क्या होगा बट्टो? 12%, तो ये हो जाएगा कितना? 2, 3, 4, अब 4 और 12, 16%। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखना है कि ऐसा ऑप्शन में है या कुछ अलग डिजाइन का ऑप्शन है। ऑप्शन में तो डिजाइनदार होता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन में पहला में है 10%, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा में है 3/13%, जो बिल्कुल गलत है। और चौथा में है 16%, तीसरा में है 16%। तो ये हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। और ऑप्शन क्या है बच्चों? सी है। किस किताब के अनुसार? इस किताब के अनुसार, इस किताब। ओके, तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। याद रखेंगे इसमें हमेशा आपको है ना एक वीडियो मिलेगा और एक वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन। आज मैंने कम सोल्व किया है, इसलिए किया है कि जो मेरा तरीका है क्वेश्चन न लिखने का, क्वेश्चन को समझाकर सोल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप बताने का, कौन क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन आया है परसेंटेज एरर, हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर एरर में ही एक परसेंटेज एरर पढ़ते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो ये मेरा जो तरीका है वो सही है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि ये तरीका अच्छा है, पूरा सिलेबस कीजिए, या आप थोड़ा सा और इसको आराम से समझाइए, ज़्यादा समझाइए, और ये भी लिखिए कि ये कहाँ से आया है, कितना ये इम्पोर्टेंट है, कितना परसेंटेज का क्वेश्चन पूछता है। तो आज का लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।